हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की ज्योग्राफी सीरीज, यानी कि भूगोल से संबंधित क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से संबंधित है ये? यहाँ पर चार ऑप्शन है: हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी, प्रशांत महासागर। ना हिंद ना ही अंटार्कटिक, कौन सा? प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? नॉर्थ पोल की साइड। हमारे पास चार ऑप्शन है: 21 मार्च, 21 जून, 23 दिसंबर, या फिर 22 दिसंबर। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका? डी, 22 दिसंबर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 22 दिसंबर को, यानी उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार में? मेरे पास चार ऑप्शंस हैं: शॉर्डिल पीक, माउंट थुइलार, माउंट दियावालो, या फिर माउंट कोयल। तो हमारा आंसर क्या है? ए, शॉर्डिल पीक। ना थुइलार, ना दियावालो, ना ही कोयल। कौन सी? शॉर्डिल पीक जो है वो सबसे ऊंची है। आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है खगोलीय एकक? किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: सूर्य एवं चंद्रमा, पृथ्वी एवं चंद्रमा, बृहस्पति तथा चंद्रमा, या फिर सूर्य एवं पृथ्वी। हमारा आंसर क्या है? डी, सूर्य एवं पृथ्वी। यानी जो सूरज और पृथ्वी की बीच की जो दूरी है ना, उसको क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत की किस राज्य से होकर गुजरती है? हमारे पास चार ऑप्शन है: जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, या फिर झारखंड। हमारा आंसर क्या है? डी, झारखंड। ना जम्मू कश्मीर, ना हिमाचल प्रदेश, ना ही बिहार। कौन सी? झारखंड से होकर गुजरती है क्या? कर्क रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? बस चार ऑप्शन है: केरल, बेंगलोर, देहरादून, या फिर मुंबई। हमारा आंसर क्या है? सी, देहरादून। ना केरल, ना बेंगलोर, ना मुंबई, कहा? देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो सबसे ज्यादा दक्षिण में जो स्थान है इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है: वो तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा आंसर क्या है? डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ना तमिलनाडु, ना केरल, ना ही लक्षद्वीप, कहाँ? अंडमान निकोबार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु अवस्थित है। तो इन दोनों का प्रतिवेदन बिंदु कहाँ पर अवस्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, मैक्सिको की खाड़ी में, या फिर हिंद महासागर में। हमारा आंसर क्या है? बी, अटलांटिक महासागर में। ना प्रशांत में, ना मैक्सिको की खाड़ी में, ना ही हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबवत किरणें प्रदान नहीं होती? तो सूर्य की लंबवत किरणें किस स्थान को प्रदान नहीं होती? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, या फिर तिरुवनंतपुरम। हमारा आंसर क्या है? ए, श्रीनगर। मुंबई में भी होती है, चेन्नई में भी होती है, और तिरुवनंतपुरम में भी होती है। इन तीनों जगह पे होती हैं, लेकिन खाली श्रीनगर में नहीं होती। तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे चलते हैं। अब हम निम्नलिखित में से मृत सागर किस देश में स्थित है? तो मृत सागर किस देश में है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: इजराइल, टर्की, इटली, या फिर कतर। हमारा आंसर क्या है? ए, इजराइल। न टर्की, न इटली, ना ही कतर। इजराइल में क्या है? मृत सागर स्थित। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून किन स्थानों पर बारिश लाती है? तो जो ग्रीष्मकालीन मॉनसून है वो किस किस स्थान पर बारिश लाती है? बस चार ऑप्शन हैं: दक्षिणी पूर्वी नोक,
पश्चिमी तट, उत्तर पश्चिमी भारत या फिर पूर्वी तट? हमारा आंसर क्या है? बी पश्चिमी तट। ना दक्षिण पूर्वी नोक, ना ही उत्तर पश्चिमी भारत, ना ही पूर्वी तट। कहा जो पश्चिमी तट का जो एरिया है ना भारत का, वहां पे लाती है ये मानसून बारिश। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनजाइट का सबसे बड़ा भंडार है? तो कहां पर है थोरियम और मोनजाइट का सबसे बड़ा भंडार? हमारे पास चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। हमारा आंसर क्या है? एक केरल। न कर्नाटक, न गुजरात, न महाराष्ट्र। कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है संसार का? अब बस चार ऑप्शन हैं, कोटोपेक्सी, फ्यूजियामा, किलायू या फिर वुसिवियस। हमारा आंसर क्या है? सी किलायू। ना कोटोपेक्सी, ना फ्यूजियामा, ना ही विसुवियस। कौन सा है? किलायू जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे चलते हैं अब हम। कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा राज्य जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। हमारा आंसर क्या है? सी कर्नाटक। ना केरल, ना महाराष्ट्र, ना ही मध्य प्रदेश। जो कर्नाटक है वो हाथी दांत और चंदन की नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। कौन सा स्थान सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है? तो कौन सा स्थान है ऐसा? हमारे पास चार ऑप्शन है, वाराणसी, काया, अंबाला या फिर इलाहाबाद। हमारा आंसर क्या है? सी अंबाला। ना वाराणसी, ना काया, ना ही इलाहाबाद। जो अंबाला स्थान है, अंबाला जो जगह है वो सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सबसे पास में तारा कौन सा है पृथ्वी के? हमारे पास चार ऑप्शन है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, सीरियम, वोल्फ या फिर लेलैंड। हमारा आंसर क्या है? ए प्रोक्सिमा सेंटोरी। ना सीरियम, ना वोल्फ, नहीं लेलैंड। कौन सा? प्रोक्सियम सेंटोरी जो है, प्रोक्सिमा सेंटोरी, वो सबसे पास का तारा है कहाँ का? पृथ्वी के। आगे चलते हैं अब हम। केरल तट पर पाए जाने वाली मोनजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है, उसमें क्या होता है? तो मोनजाइट रेत में क्या होता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, प्लेटिनम, तांबा, यूरेनियम या फिर बॉक्साइट। हमारा आंसर क्या है? सी यूरेनियम। ना प्लेटिनम, ना तांबा, ना बॉक्साइट, यूरेनियम। क्योंकि वो परमाणु ऊर्जा में यूज होता है, इसलिए वैसे भी वो यूरेनियम ही हो सकता है इन चारों में से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब हम। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित हुआ था भारत में? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, वेलवादन राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या फिर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हमारा आंसर क्या है? डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ना वेलवादन, ना पेरियार, ना ही बांदीपुर। कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है? जैसा कौन सा इंस्टॉलेशन जो नहीं आता है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला या फिर जमशेदपुर। हमारा आंसर है डी जमशेदपुर। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों के तीनों अंदर आते हैं। ठीक है, लेकिन जो जमशेदपुर है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो किस प्रकार के उर्वरक के लिए है? हमारे पास चार ऑप्शन है, नाइट्रोजन उर्वरक, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटाश उर्वरक या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? सी पोटाश उर्वरक। ठीक है, ना नाइट्रोजन ना ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। जो पोटाश उर्वरक है उसके लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है भारत। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।